इस मंच से कही गई बात हिंदुस्तान को लेकर के जो सबसे बड़ी बात किसी मनीषा में कही गई, किसी के अंदर स्फुरित हुई, वो अहलामा इकराम ने कहा, इकबाल ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। एक लंबी परंपरा का वाहक ये देश, आमतौर पे अगर हम विश्व की सारी सभ्यताओं को देखें तो विश्व में केवल 2 सभ्यताएं हैं जो आज तक जीवंत रूप में बची हुई हैं। बाकी सारी की सारी सभ्यताएं काल के प्रवाह में या तो रूपांतरित हो गई या आज उनका अस्तित्व नहीं है। यूनान आज यूनान के रूप में नहीं है, इजिप्ट आज इजिप्ट के रूप में नहीं है। केवल भारत और चीन, ये 2 प्राचीन सभ्यताएं ऐसी हैं जो आज भी जीवंत हैं। और उसमें भी चीन की जीवंतता के पीछे बहुत बड़ा कारण चाइना की वॉल थी, चीन की दीवार थी, जिसने उस सभ्यता को प्रोटेक्टेड रखा। हमारी सभ्यता जो लिखित रूप में कम से कम 5000 वर्ष की है, ये लगातार आतताइयों, आक्रमणकारियों को झेलते हुए आज भी शाश्वत बनी हुई है। और इस शाश्वतता का कारण है, इसका जो मूल्य है वो वहां 2 चित्रों में प्रतिबिंबित हो रहा है। हमारी सभ्यता के 2 मानक आप देखें, एक सुभाष चंद्र बोस और दूसरे विवेकानंद। हमने 2 कलर चुन लिए, एक जो देश के लिए हमेशा मरने के लिए तैयार होगा और दूसरा जो देश के लिए, केवल देश के लिए जीने को तैयार होगा। जो वाणी निकली अमेरिका में जाकर के, ब्रदर्स एंड सिस्टर, उस वाणी ने कहा कि मैं उस देश से आता हूं जहां अभी अभाव है, जहां हम किसी विदेशी सत्ता के आक्रांता से गूंज रहे हैं, लेकिन हमारी सत्ता, हमारी सोच शिवत्व की ओर जाती है। हम विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। हमारे यहाँ हर एक जीव का आदर्श उच्चतम है। सामान्य रूप से जब भी 15 अगस्त का दिन आता है तो मन बहुत ही भावुक हो जाता है। और आज यहाँ इस प्रांगण में अपने नामांकुर आप सभी छात्रों के द्वारा किए गए कार्यक्रमों का उत्कृष्ट प्रदर्शन ये मन को अभिभूत कर रहा है। और इन सब का श्रेय विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रिंसिपल मैम को जाता है, जिन्होंने इतना प्राण कोशिश की है कि एक रिफॉर्म हमको यहाँ दिखाई दे। साथ ही साथ जब भी ऐसे अवसरों पर मुख्य अतिथि के रूप में किसी को बुलाने की इच्छा होती है तो बार बार जितेंद्र जी से आग्रह होता है कि आप इस देश में तिरंगे को फहराने का जिसको पहला अधिकार है, हमेशा हमारे स्कूल में उसको प्राथमिकता दी जाए। किसी कवि ने 2 लाइनें लिखी, जिसको मां के बेटों के बलिदानों का अभिमान नहीं होगा, जिसको मां के बेटों के बलिदानों का अभिमान नहीं होगा, उसे तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं होगा। तो आज मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में वाईसी सर और एपी त्रिपाठी सर उपस्थित हैं। निश्चित रूप से आपकी गरिमा में उपस्थिति में हम सभी इस तिरंगे का बोध करेंगे, इसके 3 रंगों का बोध करेंगे। आज 78वीं वर्षगांठ में लाल किले से जो आवाज आई, हर वर्ष लाल किला कुछ बोलता है। और लाल किला ही क्यों बोलता है? आजादी में लाल किले को हमने क्यों सिंबॉलिक किया? जब 1857 का पहला गदर स्थापित हुआ तो हमने 2 चिन्ह बनाए थे, रोटी और कमल। ये पहला बिंब था जो इस देश को समझा रहा था कि एक तो इस देश में रोटी की आगे समस्या आएगी और दूसरा कमल जैसे व्यक्तित्वों की। बहादुर शाह जफर
कि ये परिकल्पना, देश का ये सोच कि जब ये देश फिर एक संगठित रूप में आएगा, अपने स्वस्थ स्वरूप में आएगा, तो दिल्ली का वो लाल किला जगमगाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने भी जो नारा दिया, दिल्ली चलो वो लाल किले तक, आजाद हिंद फौज के तमाम सेनानियों पे जो मुकदमे चलाए गए वो लाल किले पर, और पहले प्रधानमंत्री ने जब मुखरित स्वर दिया, पहली आवाज लाल किले की आई तो कहा कि जब आधा विश्व सो रहा होगा तब ये देश अपनी नियति का चुनाव करेगा। ये 47 की आवाज थी। हमारे पास कुछ भी जो है दृष्टिगत नहीं था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक विजन के साथ 16 वर्षों तक देश के पहले प्रधानमंत्री लगातार अनवरत तमाम दिशाओं में कार्य करते रहे। 17वें साल में लाल किले की आवाज बनती। 1963 में जो भाषण आया उसमें कहा 16 साल तक मैं अपनी परंपराओं पे चल रहा था, अपने विश्वास पे चल रहा था, पंचशील के सिद्धांतों पे चल रहा था। विश्व में हर जगह संवेदनाओं को जो है प्राथमिकता दी जाए, लेकिन ये भारत की भूल हो गई। देश के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि ये हमारी भूल थी। हमने बगैर शक्ति के शांति की बात सोच ली। बगैर शक्ति के कभी भी विश्व में शांति नहीं आ सकती। चीन को लेकर के ये उनके उद्गार थे। इसके बाद 18वीं लाल किले की आवाज लाल बहादुर शास्त्री की आई। अगर 78 वर्षों के आप लाल किले के भाषण को सुने तो सबसे ईमानदार भाषण आया कि देश की परिस्थितियां बहुत खराब हैं, हम भूखमरी से जूझ रहे हैं, हम विदेशों से अन्न मंगाने के लिए जूझ रहे हैं, हमको हमारी शर्तों पे अन्न नहीं मिल रहे हैं, हम लाल गेहूं खाने को तैयार हैं। ऐसे में लाल किले का स्वाभिमान जगता है और कहते हैं कि हमको अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना होगा। और इस आत्मनिर्भरता के क्रम में लाल बहादुर शास्त्री ने स्टेटमेंट दिया कि आपके पास खाने को कम हो तो आप उसमें से भी बचत करो, अपने पड़ोसी को देखो और इस देश के आत्म स्वाभिमान को बढ़ाओ। और वो नारा निकल करके आया, जय जवान जय किसान। 2 बातें हो गई। इस देश के लिए जवान जरूरी है और उतना ही किसान जरूरी है। देश में किसान और बाहर सीमा पे जवान अगर ये मजबूत होंगे तो नेहरू ने जहां तक सोचा था वहां तक की बात पूरी हो जाएगी, शक्ति आ जाएगी, शांति आ जाएगी। इसके बाद के दौर में विश्व का परिदृश्य बदलता है, विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। तो इसमें लाल किला एक और शब्द जोड़ता है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। पिछले 14 से लेकर के इस लाल किले की आज की आवाज में एक ही बात गूंज रही है, इस समय को पहचानो, इस समय को पहचानो, ये भारत का समय है। अगर हमारी युवा शक्ति इस समय विश्व में अपना स्थान बना सकती है तो फिर आगे के आने वाले 1000 वर्षों की बात करता है ये देश की सभ्यता हमारे मानकों पे चल रही होगी। और इसका एक ही सूत्र जुड़ता है, इसमें हम एक टर्म और जोड़ दें, एक फिलॉसफी और जोड़ दें अपनी, जय आध्यात्मवाद। हमारा ये देश जिसका बेस स्पिरिचुअलिटी है, जिसकी सोच सबको मिलाकर चलने की है, जो एक गुलदस्ते के रूप में देश को देखता है, जो हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा की ओर जाना चाहता है, उसी अवधारणा को विश्व को भी मानना होगा। आज आप सभी को विश्व के परिदृश्य में युद्ध के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ये केवल इसलिए कि 1492 के बाद विश्व के परिदृश्य भोगवादी संस्कृति की तरफ बढ़ गया। पूरा विश्व इस बात में लग गया कि हम प्राकृतिक संसाधनों का कितना ज्यादा शोषण कर सकते हैं, हम प्रकृति को कितना ज्यादा जो है अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, प्रकृति का कितना नुकसान करें, इससे कोई मतलब नहीं रहा।
भारतीय संस्कृति में हमेशा इस बात का ध्यान रखा गया कि हम संघर्ष की तरफ न जाएं, हम समर्पण की तरफ जाएं, हम सहयोग की तरफ जाएं, हम सहकार की तरफ जाएं। आज के दौर में आप सभी के अंदर ये भाव पुष्पित और पुलवित हो। अगले आने वाले समय की चुनौतियों के लिए आप तैयार हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।